हेलो डियर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इससे पहले हम एपी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा है कि कौन से पैटर्न को या कौन से प्रोग्रेशन को हम एपी कह सकते हैं। अब कोई यदि एपी है तो उसकी जनरल टर्म किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई भी एपी जो है जनरल फॉर्म, किसी भी एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमने देखा है, अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी और अप टू इसी प्रकार हमारी एपी चलती है। जहां आप कह सकते हो वेयर ए क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म है, ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, एंड डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारी क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी किसी भी एपी की। अब यदि जनरल फॉर्म है, अब कोई टर्म फाइंड आउट करनी है। अब जैसे कोई, ये तो हम जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये तो हम सीधा ए में डी ऐड किया, फिर टू डी ऐड किया, फिर ए में फर्स्ट टर्म में थर्ड डी ऐड किया, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लिया कोई बहुत लंबी सीक्वेंस है या सीरीज है या पैटर्न है, मान लिया वो कहता है कि 100वीं टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो इस प्रकार चलते चलते जाना 100वीं टर्म पर बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो सीधा हम कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्मूला सीखेंगे जिससे हम किसी भी एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट करना चाहें तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ हम जनरल फॉर्म को देखें एपी की, तो क्या है फर्स्ट टर्म यानी A1 क्या है आपकी ए है। सेकेंड टर्म A2, सेकेंड टर्म को हम A2 ही लिखेंगे ना, क्या है ए प्लस डी है, यानी ए में आपने डी ऐड कर दिया, सेकेंड टर्म आ जाती है। थर्ड टर्म कैसे आएगी हमारी, ए में कितने डी ऐड कर दिए आपने, दो डी, ए में कितने डी ऐड कर दिए, दो डी, तो थर्ड टर्म आ जाएगी हमारी। और फोर्थ टर्म ए में कितने डी ऐड किए, थ्री डी। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस का थ्री टाइम ऐड कर दिया, तो हमारी कौन सी टर्म आ गई, फोर्थ टर्म। इसी प्रकार चलता जाएगा। यदि हम कहें कि इस प्रोसेस को हम जनरली चलाते जाएं और कहां तक चलते जाएं, एन तक। एन का मतलब है कि कहीं ना कहीं जैसे ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है, ये आपकी फोर्थ, कहीं ना कहीं चलते चलते एन भी नंबर हो सकता है ना भाई। एन का मान आपका 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई ना कोई एक टर्म आएगी, वो क्या रहेगी। तो यदि हम देखें यहाँ कोई भी टर्म यदि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट किया तो ए में कितने डी ऐड हुए हैं, जीरो डी। यदि आपने सेकंड टर्म फाइंड आउट किया तो ए में कितने डी ऐड हुए हैं, एक डी, यानी टर्म आपकी सेकंड है और डी कितने ऐड हुए हैं, एक, यानी जो टर्म फाइंड आउट कर रहे हो उससे एक कम डी ऐड हुआ है। थर्ड टर्म यदि आप फाइंड आउट कर रहे हो तो ए में यानी फर्स्ट टर्म में कितने डी ऐड हुए हैं, दो डी, यानी जो टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे एक कम डी ऐड हुआ है। इसी प्रकार फोर्थ टर्म यदि आप फाइंड आउट कर रहे हो तो ए में यानी फर्स्ट टर्म में कितने डी ऐड हुए हैं, जो टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे एक कम। तो यानी अगर हम nth टर्म पर पहुंचे हैं तो nth टर्म यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म में ए मानी है जो आपने, फर्स्ट टर्म में कितने डी ऐड होंगे, जो भी टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, nवी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो उससे एक कम, n से एक कम n-1 होगा ना, और मल्टीप्लाई में डी। तो ये कह सकते हो हमारी क्या होगी, जर्नल टर्म होगी। अब ये जर्नल टर्म होगी, ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, अब चेक कर लेते हैं। अब देखें आप, अगर ये हमने कहा कि इस एपी का जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला, जर्नल टर्म मींस आप कोई भी आरएथ टर्म निकाल सकते हो, पीएथ टर्म निकाल सकते हो, केएथ टर्म निकाल सकते हो, वो है के, कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट निकालना चाहें तो हम पुट करें एन की वैल्यू 1 इस फॉर्मूले में, तो आपकी ये आनी चाहिए ना, ए आनी चाहिए। तो देखें A1, एन की जगह 1 रखा, ए प्लस एन की जगह 1 रखें हम तो 1 - 1 0, 0 डी, तो 0 हो जाएगा।
तो ए ही आ गई ना जी। अगर हम 2 रखें, एन की जगह 2 रखें तो हमारी ये टर्म आनी चाहिए, ये वाली। देखें 2 रखा, ए तो ये है ही, प्लस एन की जगह 2 रखे तो 2 माइनस 1, 1 और डी की मल्टीप्लाई, यही आ गई। यदि आप एन की जगह 3 रखें तो ए प्लस यहाँ 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2 बचेगा और मल्टीप्लाई में डी, तो आप कह सकते हैं यही आ गई। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि एन की कोई भी वैल्यू रखेंगे आप, वही टर्म उस सीक्वेंस या पैटर्न की आपको मिल जाएगी, यदि वो किस में है, एपी में है। यदि आपका रिजल्ट आपकी सीक्वेंस किस में है, एपी में है, तो आप एपी के लिए किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए ये जर्नल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे नेक्स्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज रहेगी। किसी भी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं यदि टर्म से रिलेटेड है तो एग्जांपल्स देखते हैं हमारे क्या रहेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, ये कहता है फाइंड द 10th टर्म, यानी 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है इस एपी की। इसने कहा कि एपी है और वैसे भी चेक करेंगे तो ये एपी है आपकी। जैसे हेयर हम देखें तो फर्स्ट टर्म आपकी 2 है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस यदि हम यहाँ देखें तो क्या है आपका 7 माइनस 2, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसी प्रकार हमने कॉमन डिफरेंस सीखा था ना, तो आपका 5 आ गया। अगर ये पी तो आप सेम रहेगा ये। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, A10, यानी जैसे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और चलते चलते हमें A10 पे जाना है कि यहाँ आपकी टर्म क्या होगी, 10वीं टर्म हमारी क्या होगी। तो जर्नल टर्म का आपका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। nth टर्म क्या होती है आपकी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होती है। बट हमें 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है तो a तो रहेगा ही, n माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है हमारी 10 है, तो 9 हो जाएंगे मल्टीप्लाई में डी। तो आप कह सकते हो 10वीं टर्म a प्लस 9d होगी। a क्या है आपका 2, a क्या है हमारा 2 है, d क्या है 5 है और मल्टीप्लाई में 9। तो आप देख सकते हैं 10वीं टर्म जो है हमारी क्या होगी, 2 प्लस 45, 9 और 5 की मल्टीप्लाई 47 आप कह सकते हो कि आपकी क्या होगी 10वीं टर्म होगी। इसी प्रकार इस सीक्वेंस की कौन सी भी टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो हम इस फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से वो टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या रहा, ये रहा कि हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म होना जरूरी है और कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। यदि ये दोनों चीजें हमारे पास हैं तो हम किसी भी एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे टर्म पूछी गई थी कि इस वो टर्म फाइंड आउट कीजिए। इसमें क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4 में, विच टर्म ऑफ एपी, ये आपकी एपी है, इस प्रकार चल रही है, चलती जा रही है। तो ये पूछा है कि -81 इसकी कौन सी टर्म होगी, यानी विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम सीक्वेंस को चला रहे हैं 21 18 15, चलते चलते क्या -81 कहीं आता है, तो ये इसके कौन से नंबर पे आता है। जैसे ये 21 पहले नंबर पर है, 18 दूसरे नंबर पर है, 15 तीसरे नंबर पर है, तो ये हमें बताना है कि 81 कौन से नंबर पर आता है। तो हम मान लेते हैं कि nवें नंबर पर आता है। लेट -81 बी इन n, मान लो, या जैसे r मान लिया, rth नंबर, तो ये rth नंबर पर है। जैसे आपका 18 आपका कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, तो आप A2 लिखोगे ना 18 को, A2 कितना है 18 है, सेकंड टर्म। अगर ये हमने कहा कि rth नंबर पर है तो इसको आप क्या लिखोगे, AR, rth नंबर पर -81। और यदि हम अब r की वैल्यू फाइंड आउट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पर है, r की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 18 दूसरे नंबर पर, तो हमें पता है 2 है यहाँ r की वैल्यू, सेकंड टर्म है ये। तो अगर आप देखें rth टर्म फाइंड आउट करें हम, क्या होगी, वो -81 है। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -81। क्यों, क्योंकि कोई भी nth टर्म यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट टर्म में जो भी टर्म आप फाइंड आउट करते हो उससे एक कम, उससे एक कम डी होता है। तो rth टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो a में कितने r जुड़ेंगे,
आर से एक कम डी यानी आपका मल्टीप्लाई होके ए में ऐड हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ए क्या है आपका 21। अगर ये हमारी सीक्वेंस है तो यहां से देखें, हेयर ए 21 है। कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे हम, -3 आप पाएंगे। तो ए आप लिखेंगे 21 प्लस आर -1 ये है, और मल्टीप्लाई में -3 इक्वल टू -81। नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें तो -3 मल्टीप्लाई में r -1 है इक्वल टू, आप 21 को उधर लेके जाना चाहते हैं, यहां से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 21 को उधर लेके जाएंगे, -81 और 21 भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे, 103 बचेंगे और यदि अब हम देखें ये आपका इसके इक्वल हो गया, तो अब हम 3 को उधर लेके जाएं तो ये 3 माइनस का इसके मल्टीप्लाई में r -1 के, तो इधर r -1 बचेगा और वो डिवीजन में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 103 को यदि 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा आपका 9 होता है, एक 102 आएगा, 10 क्या आएगा 2, और 4 यानी r -1 क्या है 4 है, तो r की वैल्यू क्या है, r -1 34 है आपका, तो r1 इधर जाकर के ऐड हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो -81 है वो 35वें नंबर पर है। 35वें नंबर पर है तो कौन सी टर्म होगी इसकी, 35वीं टर्म होगी। तो आप कह सकते हैं -81 इस जो सीक्वेंस दे रखी है इसकी 35वीं टर्म होगी, ऐसा हम लिख सकते हैं जी। उसके बाद इसने पूछा है आल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसने पूछा है कि क्या इसकी कोई टर्म जीरो होगी। यानी देखो जैसे ये सीक्वेंस है, पहली टर्म 21 से घट रही है, फिर 18 कितना घट रहा है, 3 3, तो चलते चलते घटते घटते क्या अगर हम देखें तो क्या कोई टर्म इसकी जीरो बनेगी क्या। अब कोई भी टर्म इसकी जीरो तब बनेगी यदि हम यहां से मान लें कि nth टर्म इसकी जीरो है, मान लिया 21 18 15, और चलते चलते जीरो इस सीक्वेंस की टर्म बनती है मान लिया, और हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लें कि कौन से नंबर पर बनती है। तो ये अगर इसकी हमने ये मानी है तो हमने मान लिया कि ये कौन सी टर्म आपकी nth टर्म है, जीरो आपकी कौन सी टर्म है, nth। अब यहां से हम इसका नंबर फाइंड आउट करेंगे कि कौन से नंबर पर है। यदि n की वैल्यू कंप्लीट आती है पॉजिटिव, यानी आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर आती है, क्या आती है, नेचुरल नंबर, तो ये जीरो इस सीक्वेंस की टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज क्यों नहीं होगी, क्योंकि जैसे 21 है पहले नंबर पर है, 18 है दूसरे नंबर पर है, 15 है तीसरे नंबर पर है, यानी पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट नंबर आएंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हम कहें कि जो 15 है वो 2.5 नंबर पर है, फ्रैक्शन में आपका नंबर नहीं हो सकता कि कितने नंबर ऑफ पोजीशन पर है। तो पोजीशन आपकी किसी भी टर्म की क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। तो आप यहाँ जीरो को हमने क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया हमने ये सपोज कर लिया कि जीरो इस सीक्वेंस की टर्म है, और यदि जीरो इस सीक्वेंस की टर्म है तो n कंप्लीट आएगा, यानी जैसे 11वीं टर्म आएगा या 12वीं टर्म आएगा, देखते हैं कैसा अगर कंप्लीट आता है तो हम कहेंगे हाँ है, अदरवाइज नहीं है। तो nth टर्म माना है, nth टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस n -1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है हमारी 21, n -1 एन तो फाइंड आउट करना है, और डी क्या है हमारा -3 इक्वल टू 0। -3 इंटू n -1, 21 को उधर लेके जाएंगे तो -21 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो n -1 7 के इक्वल आ जाएगा, n -1 किसके इक्वल आ जाएगा 7, किस पे काटेंगे तो। और यदि आप देखें तो n किसके इक्वल आ जाएगा 8, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर, यानी 8वीं टर्म जीरो बनेगी इसकी। जैसे हम कहें कि 21 है 18 है 15 है, 3 3 घट रही है ना, 15 के बाद हमारी कौन सी टर्म आएगी, 3 घटा देंगे 12 आएगी, 12 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 3 आएगा, फिर 3 घटाओगे 0 आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर हमारा क्या आएगा 0। अगर ये इसकी सीक्वेंस टर्म नहीं होती तो 0 यहाँ आता ही नहीं,
और जीरो नहीं आता तो फिर n की वैल्यू नेचुरल नंबर हमारी नहीं आती। यदि हमें कोई टर्म ये देखना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है, तो वहां आपका n या कोई भी rth टर्म मानते तो r, kth टर्म मानते तो k की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो उस सीक्वेंस की टर्म है। अदरवाइज फ्रैक्शन में आता तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस की टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्या कहता है, डिटरमाइन एपी, यानी आपको कोई एपी फाइंड आउट करना है, उस एपी को फाइंड आउट करना है जिस एपी की तीसरी टर्म 5 है और सातवीं टर्म 9 है। यानी जैसे हम कहें कि जैसे आपकी A1, A2, A3 और इसी प्रकार चलते चलते A7, A8 इस प्रकार टर्में होंगी ना इसमें, तो जो तीसरी टर्म, इस स्थान की टर्म हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 5, और जो सातवें स्थान पर है, सातवें स्थान पर है उस टर्म का हमें पता है वो 9 है, सातवें स्थान पर जो है वो 9 है। तो हमें ये सीक्वेंस बतानी है, एपी बतानी क्या होगी, तो एपी के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो हम एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप मान लो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए हमने क्या मान लिया फर्स्ट टर्म, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ऑफ गिवन एपी, जो आपकी एपी उसकी मान लिया। तो ये थर्ड टर्म A3 की वैल्यू है आपके पास 5, कि तीसरे स्थान पर कौन सी टर्म है 5 है, तो थर्ड टर्म होगी, और सातवें स्थान पर सातवीं टर्म है आपकी 9, उसकी वैल्यू 9 है। ये गिवन है हमारे, तो इन दोनों रिजल्ट से हमें एपी फाइंड आउट करना है। यदि हम ए और डी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए और डी फाइंड आउट कर लेते तो आप सीक्वेंस लिख ही सकते हो। तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो आप, यदि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारी nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यदि a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस है, तो ऐसा होता है ना। तो थर्ड टर्म 2d हो जाएगा a प्लस, और सेवंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, और ये 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब ये हमारी इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए और डी दो वेरिएबल हैं और लीनियर हैं, 1 1 पावर है, तो हमें सोल्व करना आता है लीनियर इक्वेशन को। हमारे पास 4 मेथड्स हैं, उनमें से कोई भी अप्लाई करते हैं। हमारा सबसे आसान मेथड आपको कौन सा लगता है, एलिमिनेशन मेथड, और उससे आप यदि कैंसिल करें तो ए के कोफिशिएंट सेम है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखें a प्लस 6d इक्वल टू 9 है और a प्लस 2d इक्वल टू 5 है। अब जो सब्ट्रैक्ट करनी है उसकी केवल साइन चेंज करेंगे आप, सारी प्लस की माइनस की हो जाएंगी, साइन चेंज करके ऐड करना होता है। अब ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 6d प्लस के हैं, 2d माइनस के तो 4d बचेगा आपका, और 9 प्लस 5 माइनस तो 4 बचेगा। और यदि यहाँ से आप d की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 1 आ जाएगी, 4/4 हो जाएगा, 1 होगा, d 1 आ गया। अब d की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखें ये आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 2 मल्टीप्लाई में d1 इक्वल टू 5, और यदि देखें तो a इक्वल टू 5 माइनस 2, और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमारे पास d की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है, तो हम एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी एपी क्या होगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, और इसी प्रकार चलती जाएगी ना। तो a क्या है आपका 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म a प्लस डी बनेगी, a प्लस डी 4, नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और इसी प्रकार आपकी एपी चलती जाएगी। तो आप कह सकते हो इस प्रकार आप एपी फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, चेक वेदर 301 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है। जैसे बढ़ रही है 5 11 17 टर्म बढ़ती जा रही, तो बढ़ते बढ़ते ये पूछ रहा है क्या 301 इस सीक्वेंस में आएगा या नहीं आएगा। मान लेते हैं कि आएगा, हम ऐसा मान लेते हैं, लेट 301 इज द nth टर्म।
हमने मान लिया कि nth टर्म है इसकी, देन आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5, 11, 17 और चलते चलते 301 आपकी मान लिया आपने कि nth पोजीशन, जैसे ये 1 पोजीशन पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, तो ये nवें नंबर पर हमने इसको मान लिया। अब ये जैसे थर्ड पोजीशन पर, तो इसको हम A3 लिख सकते हैं ना, तो ये nवें नंबर पर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, AN लिख सकते हो 301। अब यहां से अगर ये nवें नंबर पर है, nवें नंबर पर, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये तीसरे नंबर पर है तो 3 है n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वो कंप्लीट आपका नेचुरल नंबर आती है तो आप कह सकते हो 301 इस सीक्वेंस की टर्म है। अगर कंप्लीट नहीं आती है तो आप कहेंगे नहीं है। तो देखते हैं nth टर्म को आप क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जर्नल टर्म का फॉर्मूला, और ये 301 आपने कहा है कि ये गिवन है। हेयर देखें आप, a क्या है, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 11 माइनस 5, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यानी a आपका 5 है और d की वैल्यू आपकी क्या है 6। nth टर्म हमने 301 मानी है। अब हम देखते हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की जगह हम 5 रखेंगे क्योंकि a 5 है। n माइनस 1 इंटू डी आपका 6 है, इक्वल टू 301। 6 इंटू n माइनस 1, ये यहाँ 5 को उधर लेके जाएंगे तो 301 में से घटेगा, 301 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा, 296 बचेगा। और यदि आप देखें तो 6n माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 296। 6n किसके इक्वल हो जाएगा, आप 6 को उधर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा 302। और यदि आप यहाँ से देखें n क्या होगा, 6 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवीजन में आएगा 302/6। अगर यहाँ से अब n कंप्लीट आता है तो देखते हैं कैसा आएगा। 2 पे काटेंगे तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 जा 1, ये हो जाएगा। ये आपके n की वैल्यू आएगी। और ये अगर हम 151 को 3 से डिवाइड करते हैं, 151 को 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंटों में आएगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई भी अगर ये इस सीक्वेंस की टर्म है तो कंप्लीट नंबर पे होगी, या तो जैसे 10वें नंबर पर होगी, या जैसे 11वें नंबर पर होगी, या जैसे 12वें नंबर पर होगी, तो n की वैल्यू कंप्लीट आनी चाहिए। तो हम कहेंगे देयरफॉर 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ 5, 11, 17। यानी इस प्रकार अगर इसको आगे बढ़ाते जाएं तो 301 इस टर्म का पार्ट नहीं बनेगी, नहीं होगी। इस प्रकार हमें ये फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। यानी ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्या, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्या हैं जो 3 से डिवाइड होंगी, जो 3 से डिवाइड होंगी। वैसे यदि हम देखें तो टोटल 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 से पहले 9 है, 9 एक डिजिट का नंबर है, तो 10 से स्टार्ट होते हैं और अप टू कहाँ तक जाते हैं, 99 तक। 99 के बाद 100 आएगा जो 3 डिजिट का नंबर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके 2 डिजिट के नंबर हैं टोटल। और यदि काउंट करेंगे तो ये 90 होंगे। काउंट करेंगे तो कितने होंगे नंबर में, काउंट 90 नंबर ऐसे हैं, 90 नंबर ऐसी हैं जो 2 संख्याओं की संख्याएं हैं। इनसे ज़्यादा नहीं है, इनसे कम नहीं है, बट इनमें से हमने वो बताने हैं जो 3 से क्या हो जाएं, डिवाइड। तो जैसे 10 है, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, 11 नहीं होगा, तो पहला ऐसा नंबर 12 होगा जो 3 से डिवाइड होता है। 12 के बाद आपका 15 होगा, 15 के बाद आपका 18 होगा, और इसी प्रकार चलते चलते लास्ट में 99 ही होगा। ये पैटर्न बनेगा आपका जो 3 से डिवाइड होंगे 2 अंकों की संख्या है। तो ये काउंट करके हमें बताना है कितनी है। वैसे तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कुल 2 अंकों की संख्या 90 है और उन 90 में से 3 से डिवाइड, यानी हर एक तीसरी संख्या 3 से डिवाइड होती है, तो 90 में से 30 संख्याएं हो जाएंगी जो 3 से डिवाइड होती हैं 2 अंकों की। तो यहाँ हमारा ये एपी बनेगा। हमें तो सुमेटिव तरीके से फाइंड आउट करना है, तो
कर लेंगे। किस प्रकार करेंगे देखते हैं। ये एपी बनेगी आपकी, जो सीक्वेंस है वो हमारी क्या हुई, एपी हुई। ए क्या है 12, डी 3 होगा, इसमें से घटाएंगे इसमें से घटाएंगे 3 होगा। और जो 99 है वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है यानी हमने मान लिया कि nवें नंबर पर है तो nth टर्म लिख सकते हैं। जैसे 12 पहले नंबर पर है, 15 दूसरे नंबर पर, 18 तीसरे नंबर पर है। यदि 18 तीसरे नंबर पर तो उसको A3 लिख देंगे हम, 18 ऐसे लिखेंगे ना। ये nवें नंबर पर है तो 99 ऐसे लिख देंगे। और यहाँ से अब यहाँ तो देखो, जैसे 18 तीसरे नंबर पर तो हमें पता था कि n का मान 3 है, बट अब यहाँ हमें n का मान नहीं पता, तो ये n ही फाइंड आउट करना है कि ये कितने नंबर पर है। जितने नंबर पर होगी उतनी ही तो टर्म होंगी ना हमारी। तो देखते हैं nth टर्म को आप जनरल फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा और 99। a की वैल्यू आपकी 12 है फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 और d हमारा 3 है और इक्वल टू 99। 3 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 12 को उधर लेके जाएंगे तो 87 बचेगा, 99 में से 12 घट जाएंगे। अब 3 इसके मल्टीप्लाई में तो 87 के डिवीजन में जाएगा तो n माइनस 1 87/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 7 9 आ जाएगा। और n माइनस 1 29 है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। यानी n यहाँ नंबर पे तीसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 30। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 99 तक 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं। 30 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे डिवाइड होती हैं, 3 से डिवाइड होती है। तो इस प्रकार हम कोई भी अदर और क्वेश्चन पूछता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें 2-3 बातों का यहाँ पता चला है। एक तो ये पता चल गया कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, टोटल 90 संख्याएं हैं जी। इसी प्रकार आपसे 3 अंकों की संख्या भी पूछा जा सकता है तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड या लास्ट। अब देखो ये किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 11th टर्म दो प्रकार से हो सकती है, आगे से 11वीं या पीछे से 11वीं। तो यहाँ पीछे से 11वीं पूछा है और जो ये आपका जो आप फार्मूला यूज करते हो किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसी भी पैटर्न या एपी या प्रोग्रेशन का आगे से टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, आगे से। बट इसने हमसे कौन सा कहाँ से पूछ लिया, पीछे से इसकी 11वीं टर्म क्या होगी। यदि जैसे पीछे से ये 1 2 3 इस प्रकार काउंट करें तो पीछे से 11वीं टर्म क्या होगी। दो मेथड्स हैं हमारे, फर्स्ट मेथड देखते हैं पहले, फिर सेकंड मेथड देखेंगे। हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये है यहाँ कि हम जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट बना देते हैं, जो फर्स्ट है उसको लास्ट बना देते हैं। और इस सारी सीक्वेंस, जैसे ये सेकंड है तो सेकंड लास्ट पे आ जाएगी, इसकी जो लास्ट है वो सेकंड पे आ जाएगी, यानी चेंज कर देते हैं हम। किस प्रकार, -62 और लास्ट में 4, फिर 7, फिर 10, इस प्रकार आपकी आएंगी। इस प्रकार हम इस सीक्वेंस को बना देते हैं। अब देखें अगर ये टर्म, अगर पहली जो गिवन है उसको देखें तो 10 7 कम हो रही हैं। तो मैं, अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, जैसे 4 है, ये 4 से पहले 7 बढ़ रही हैं तो इससे पहले बढ़ेगी टर्म, इधर बढ़ेंगी, लेफ्ट साइड चलेंगे तो टर्म बढ़ेगी, कितना बढ़ेंगी 3, जैसे ये 3 बढ़ गई, ये 3 बढ़ गई, तो यानी -62 में 3 ऐड कर दें हम तो -59 होगी, माइनस क्या होगी 59। और इस प्रकार चलते चलते आपकी सीक्वेंस ये बन जाएगी। तो यहाँ हमें इसकी इसकी तो पीछे से 11वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वो आगे से हो गई क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया, लास्ट को फर्स्ट बना दिया, सेकंड लास्ट को सेकंड बना दिया, और जो फर्स्ट थी वो लास्ट में चली गई आपकी, फर्स्ट थी वो कहाँ चली गई आपकी, लास्ट में, तो यहाँ 4 आ जाएगा। इस प्रकार जो फर्स्ट थी वो लास्ट, सेकंड थी वो सेकंड लास्ट। तो अब इसकी हमें आगे से 11वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर चेंज कर दिया तो इसका मतलब इसकी आगे से 11वीं टर्म फाइंड आउट करनी। तो अब इसके लिए
इसके लिए ए अलग होगा, डी अलग होगा, इसके लिए ए अलग होगा, डी अलग होगा, तो हमें इसकी अब आगे से 11वीं टर्म फाइंड आउट करेंगे, वो इसकी पीछे से 11वीं हो जाएगी। तो हेयर ए क्या है, -62। डी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बनेगा, वो प्लस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा आपका डी। हो गया। तो अब 11वीं टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो कर देंगे। ए प्लस 10 डी होगी, क्यों, क्योंकि आपकी nth टर्म का ये फॉर्मूला, जितने भी n फाइंड आउट करते हो उससे एक कम डी हो जाएंगे आपके। ए क्या है, -62 प्लस 10 और मल्टीप्लाई में डी, -62 प्लस 30, आप कह सकते हो -32। -32 जो ये सीक्वेंस है, इसकी तो आगे से 11वीं टर्म है, बट इसकी पीछे से 11वीं टर्म है, तो हमें तो ये फाइंड आउट करनी थी, तो लिख सकते हैं हम फ्रॉम द लास्ट A11 इज -32 ऑफ ए पी, कौन सी, 10, 7, 4 और इस प्रकार -52 तक, इस प्रकार हमें फाइंड आउट ये कर दिया। ये आपका फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड हम कैसे कर सकते हैं कि हम इंटरचेंज ना करें, सीक्वेंस वही रखें जो गिवन है, 10, 7, 4 और आपका -62, ये आपकी है। इसके लिए ए क्या है, 10 है, और डी क्या है, 7 - 10 -3 होगा। चेंज हो गई, देखो वहां ए -62 था, डी 3 था, यहाँ ए 10 है और डी -3 है। अब इस सीक्वेंस की हमें पीछे से 11वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, तो देखें फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड A11 11th टर्म, यानी फ्रॉम द एंड 11th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं इन द बिगनिंग, कि वो बिगनिंग से क्या होगी, इन द बिगनिंग, बिगनिंग से वो क्या होगी, n-r+1 टर्म होगी, ये होगी। अगर हम किसी सीक्वेंस की पीछे से जो टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसको आगे से फाइंड आउट कर लेंगे कि वो बिगनिंग से कौन सी होगी आपकी, तो n, वेयर n क्या है, n आपका यहाँ नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, उसमें r क्या है, जो पीछे से आपकी टर्म पूछी गई है, टर्म फ्रॉम एंड, नंबर है उसका r। जैसे हमसे पीछे से 11वीं टर्म पूछी गई, तो r की वैल्यू यहाँ 11 है। अब यदि देखें तो n हमारे पास नहीं है, तो n फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें यहां से। अब ये सीक्वेंस है, लास्ट टर्म हमारे पास है, तो लास्ट टर्म को हम ये पता कर लेंगे कौन से नंबर पर है, तो उतने ही नंबर ऑफ टर्म होंगी ना, तो इसको हम लास्ट टर्म को nth टर्म मान लेते हैं, -62। nth टर्म को a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं जी। a की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 10 है, प्लस n-1 और d हमारा -3 है, ये हो गई। और ये कितने हैं, -62 के बराबर है। 10 - 3 इंटू n-1 आपका -62 के बराबर है। 10 को उधर लेके जाएं तो -3 इंटू n-1, 10 इधर जा करके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 62 है तो -72 हो जाएगा आपका, और n-1 इक्वल टू 3, इसके मल्टीप्लाई में माइनस का, इसके डिवीजन में जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगी, और आप देख पाएंगे क्या होगा, 24 होगा। और यदि देखें तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 25। तो हमें पता चल गया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 25 हैं। बट हमें तो 11वीं टर्म निकालनी फ्रॉम द एंड, तो 11th टर्म, 11th टर्म फ्रॉम द एंड या लास्ट इज
n माइनस आर प्लस 1 ये देखा ही था, n 25 है, r 11 है जो पीछे से वैल्यू दे रखी है वो, और प्लस 1, तो आप देख पाएंगे 15वीं। यानी जो पीछे से हमसे 11वीं टर्म पूछता है वो आगे से 15वीं होगी, और आगे से तो कोई भी टर्म हमसे पूछता है वो फॉर्मूला आपका है ही, तो A15 आपको फाइंड आउट करना है। यानी तो A15 होगा a प्लस 14d। क्यों? क्योंकि nth टर्म आपकी क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी जितने n है उससे एक कम d होंगे, तो 15n 15वीं है तो 14d हो जाएंगे। अब हमारा a क्या है, d क्या है वो रखें, तो a 10 है, ये क्या है हमारा 10 प्लस 14, और d क्या है हमारा -3, तो 10 -42, तो आप देख पाएंगे -32 ही आ गई आपकी, यानी आगे से 11वीं टर्म है ये, बट ये पीछे से कौन सी है, आगे से 15वीं टर्म है ये, बट पीछे से 11वीं टर्म है, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम द एंड वो टर्म कौन सी होगी, -32 होगी, यानी जो आपकी सीक्वेंस है ये वाली सीक्वेंस ये वाली है, इसकी पीछे से जो 11वीं टर्म है वो -32 कहीं ना कहीं जैसे यहाँ है, और आगे से वही टर्म 15वीं है, आगे से वही ये 15वें नंबर पर है, और पीछे से ये कौन से नंबर पर है, 11वें नंबर पर है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से, तो करते रहिए और बढ़ते रहिए, बढ़ना ही जीवन है। थैंक यू, धन्यवाद।